हेलो एवरीवन, कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं प्रतिभा आपका एक बार फिर से स्वागत करती हूँ अपने ही परिवार इन सिलेक्शन में। और आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? ज्योग्राफी का जो टॉपिक है वो हम लोग पढ़ेंगे। आज हम लोग लेक्चर नंबर 5, पृथ्वी की आंतरिक संरचना का पार्ट 2। यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे क्या? इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया पार्ट 2 ये हम पढ़ेंगे। इसका हमने पृथ्वी की आंतरिक संरचना ऑलरेडी मैंने एक वीडियो अपलोड कर दी है जिसमें हमने बताया है पृथ्वी का कैसे निर्माण हुआ, पृथ्वी कैसे बनी, है ना? और ब्रह्मांड में किस तरीके से पृथ्वी की उत्पत्ति हुई ब्रह्मांड से, तो ये सारी चीजें मैंने ऑलरेडी उसमें बता रखी है, तो आप लोग जाके उस वीडियो को देख लीजिएगा। यहाँ पर हम लोग इसमें स्ट्रक्चर के बारे में भी हमने पढ़ रखा है, लेकिन यहाँ पर हम थोड़ा-थोड़ा आप लोगों को बताएंगे, है ना? इससे पहले वाली वीडियो में भी मैंने बता रखा है कि पृथ्वी में क्या-क्या चीजें पाई जाती हैं और क्या चीजें हैं, वो सारी चीजें हमने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है अपने प्रीवियस वाले वीडियो में। तो चलिए, ये आपका यूजीसी नेट के पेपर 2 जो ज्योग्राफी का है, उसके एग्जाम में बहुत हेल्प करने वाला है। और बाकी आपका जो अदर जैसे है कि पीजीटी वाले बच्चे भी देख सकते हैं, और जो आपका जो एमए कर रहे हैं ज्योग्राफी से, वो बच्चे भी इसको देख सकते हैं, जिससे उनका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा पहले से ही, है ना? तो चलिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, और अगर आप लोगों ने अभी तक का चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे हमारी जो भी लेटेस्ट वीडियो है वो आप तक अपडेट मिलते रहें, है ना? और हम लोग स्टार्ट करते हैं अब। पृथ्वी की आंतरिक संरचना क्या पढ़ेंगे हम लोग यहाँ पर? पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं, है ना? हाँ, तो इसमें आज हम देखेंगे कि क्या-क्या चीजें पाई जाती हैं भाई, है ना? ये आपका स्ट्रक्चर हो गया इंटरनल। देखिए, पहले तो सबसे पहले हम क्या जानेंगे? हम जानेंगे कि जो ये पृथ्वी है, ये जो आपकी पृथ्वी है, इसका क्या उच्चावच, उच्चावच किसे कहते हैं? पृथ्वी का उच्चावच किसे कहते हैं, है ना? तो जब हम उच्चावच के बारे में जानेंगे तो हमारी काफी चीजें क्लियर हो जाएंगी। पृथ्वी का उच्चावच क्या है? तो यहाँ पर हम जैसे जानते हैं, पृथ्वी इस पृथ्वी में जो ये पृथ्वी की सतह है, ये वाला पार्ट, ये वाला जो पार्ट है, इसे हम क्या कहते हैं? सतह कहते हैं। क्या कहते हैं? सतह कहते हैं, है ना? और ये जो है, ये इसका अंदर का भाग है, पृथ्वी के अंदर का भाग, जिस पे हम रहते हैं, वो क्या कहते हैं? उसे सतह कहते हैं, है ना? तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? इस पृथ्वी की सतह पर विभिन्न प्रकार की आकृतियां पाई जाती हैं, इसी को पृथ्वी का उच्चावच कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये हमारी क्या है? पृथ्वी है ना? ये हमारी क्या है? पृथ्वी है। अब आप यहाँ पे देख रहे होंगे, ये आपको इस तरीके के पहाड़ भी देखने को मिल रहे होंगे, पठार देखने को मिल रहे होंगे, पर्वत देखने को मिल रहे होंगे इस तरीके से, है ना? तो ये जो पर्वत के बीच में ये जो बना हुआ है स्पेस है, इसे क्या, इसे घाटियां कहते हैं, इसे घाटी कहते हैं। यहाँ पर आप बहुत सारी चीजें इस तरीके से देखने को मिलता है। आपको यहाँ पे देख रहे होंगे कि ये खाली मैदान मिलता है ना? तो यहाँ पर विभिन्न प्रकार की पृथ्वी पर जो भी विभिन्न प्रकार की आकृति आपको देखने को मिलती है, वो क्या कहलाती है? वही उच्चावच कहलाती है। ठीक है, पृथ्वी का उच्चावच वही कहलाता है जो विभिन्न प्रकार की आकृतियां होती हैं। ठीक है, चलो अब हम बात कर लेते हैं पृथ्वी की सतह पर बलों के, जो पृथ्वी की सतह पर बलों के कारण यह होता है। जो आपकी पृथ्वी पर जो भी विभिन्न प्रकार की आकृतियां पाई जाती हैं, वो किसके कारण होता है? पृथ्वी की सतह पर बल जो लगते हैं, फोर्स, उसके कारण होता है ना? आगे भी हम पढ़ेंगे कि फोर्स किस तरीके से लगते हैं, क्या चीजें हैं, है ना? इंटरनल फोर्स हो गया, एक्सटर्नल फोर्स हो गया, ये चीजें, है ना? तो ये आपका हो गया, ये ऑलरेडी हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा रखा है कि इंटरनल फोर्स क्या होता है और एक्सटर्नल फोर्स क्या होता है, यानी कि जो बाहरी बल क्या होता है और अंदर की जो अंतरजातीय बल है वो क्या होता है। तो ऑलरेडी प्रीवियस वाले वीडियो में पढ़ा रखा है, तो आप लोग देख लीजिएगा, है ना?
तो अच्छा यहाँ पर होता है, इसे क्या है, इसमें 2 प्रकार के बल पाए जाते हैं। चलिए अब यहाँ पर हम बता भी देते हैं कि 2 प्रकार के क्या होते हैं, बल पाए जाते हैं, जो हमारे पृथ्वी पर लगते हैं। एक आपका यहाँ पर पृथ्वी पर बल कितने प्रकार के पाए जाते हैं, 2 प्रकार के पाए जाते हैं। एक आपका होता है बहिर्जात बल, क्या होता है, बहिर्जात बल, और ये क्या होता है, अंतर्जातीय बल। ये क्या होता है, ये होता है अंतर्जात बल। ठीक है, 2 प्रकार के बल पाए जाते हैं पृथ्वी की सतह पर। अच्छा अब यहाँ पर हम देखते हैं कि इसमें क्या-क्या होते हैं। चलिए, जो बहिर्जात बल है, यानी कि ये वाला जो बल है, यहाँ पर जो पृथ्वी की सतह के ऊपर लगता है, यहाँ वाले फोर्स पर, यानी कि यहाँ पे लिख देते हैं, जो ऊपर यानी कि पृथ्वी की पृथ्वी के ऊपर, है ना? जो पृथ्वी के ऊपर का फोर्स लगता है, उसे क्या कहते हैं? बहिर्जात बल कहते हैं। जो जिस सतह पर हम लोग रहते हैं, यहाँ से जो फोर्स लग रहा है ना? उसे क्या कहते हैं? बहिर्जात बल कहते हैं। और यह आकृतियों का क्या करते हैं? विनाश करते हैं। इसका क्या कहते हैं, यह आकृतियों का विनाश करने का प्रयोजन करता है। जैसे यहाँ पर आपकी कोई भी चीज फोर्स लग रही है, एक एग्जांपल देती हूँ। मान लीजिए कि आपने कोई घर बनाया, एग्जांपल बता रही हूँ, है ना, घर बना है, उस पे आप बुलडोजर चला रहे हैं, तो वो बाहर से ही आप चला रहे हैं और वो क्या हुआ, वो टूट गया, तो क्या हुआ, उसकी जो भी आपने उसको बनाया था वो टूटा ना आपका। तो इसी तरीके से जो भी बाहर के बल लगते हैं और जो पृथ्वी पर जो भी आकृतियां हैं, उसका क्या हो रहा है, विनाश का कारण होता है। ठीक है, अंतर्जातीय बल क्या होता है, अच्छा अभी हम इसको बताएंगे और भी कि किस तरीके से हमारे बल होते हैं, लगते हैं, है ना। अंतर्जातीय बल क्या है, अंतर्जातीय बल वह है जो पृथ्वी के गर्भ अर्थात आंतरिक भाग में उत्पन्न होता है। जैसे यहाँ पर, ये तो बहिर्जात बल की बात कर लेते हैं। अंतर्जातीय बल, अंतर्जातीय बल, अच्छा इसमें क्या है, पृथ्वी के गर्भ में, यानी कि पृथ्वी के अंदर, अंदर की अगर हम बात करें, तो यहाँ पर जो भी चीजें होती हैं उत्पन्न वो करती हैं, है, उसी से क्या होता है, उससे, जैसे वहां अब अंदर आपके क्या है, अंदर आपका लावा है, मैग्मा है ना, और यहाँ पर जो आपके भूकंप आते हैं तो आपने देखा होगा, है ना, तो वो सारी चीजें क्या है, वो फोर्स ही तो लगाते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर जब वो फोर्स लगता है तो उससे क्या होता है, कहीं ना कहीं पृथ्वी को क्या होता है, नुकसानी तो हो रहा है, जिससे मानवीय क्रियाएं प्रभावित होता है, और इस पृथ्वी के आंतरिक भाग का अध्ययन आवश्यक हो गया है ना। चलो अब यहाँ पर इसको हमने क्या, 2 प्रकार के स्रोत से इसके 2 प्रकार के स्रोत हैं। जैसे आपका यहाँ पर होता है डायरेक्ट सोर्स और इनडायरेक्ट सोर्स। अच्छा अभी हम डायरेक्ट सोर्स और इनडायरेक्ट सोर्स के बारे में पढ़ेंगे। ये ऑलरेडी हमने बता रखा है। ये आपकी क्या होती है, भूपर्पटी होती है ना, क्रस्ट होता है ना। ये असभ्यता लाइन है, इसको क्रस्ट से और मेंटल से उसको क्या करती है, डिवाइड करती है ना। फिर यहाँ पर ये बाहरी कोर हो गया, आंतरिक कोर हो गया। ये जो आपका है ये इनर कोर है, ये आउटर कोर है। ये आपका यहाँ पे क्या है, ये ठोस होता है और ये लिक्विड होता है। ठीक है, चलो पृथ्वी की सतह पर रहते हैं, लेकिन इसके भीतर एक गतिशील दुनिया छिपी है। यह प्रस्तुत है कि उन वैज्ञानिक प्रमाणों और विश्लेषण की यात्रा है, जिसे जो हम क्या बताते हैं, है ना। चलिए यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि हमारा कौन कौन से सोर्स हैं, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष बल। प्रत्यक्ष बल क्या होता है, प्रत्यक्ष सोर्स क्या है और अप्रत्यक्ष सोर्स क्या है ना, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। जैसे देखो आप, वे स्रोत जो सीधे, जो हमें सीधे चट्टान या मैग्मा का नमूना देते हैं, वो क्या कहते हैं, प्रत्यक्ष सोर्स कहते हैं। जैसे आपका ज्वालामुखी हो गया, है ना, गहरी खनन परियोजनाएं हो गई,
बेलन हो गया, है ना? ये सारी चीज़ें क्या हैं? ये हमारे प्रत्यक्ष सोर्स हैं, डायरेक्ट सोर्स हैं, है ना? यहाँ पर पृथ्वी की त्रिज्या यानी कि जो आपका पृथ्वी की त्रिज्या यानी कि जो आपका बीच का पार्ट है, आप जाके जैसे आपकी पृथ्वी इस तरीके से क्या है, इस तरीके से आपकी पृथ्वी गोल है ना? अगर हम इसकी बात करें तो एक केंद्र जो बिंदु है, तो यही तो हमारी केंद्र बिंदु होगा। इसी को हम यहाँ से क्या करेंगे, 2 पार्ट से डिवाइड करेंगे, चाहे इधर से करिए या ऐसे करिए, किसी भी तरह से करिए। तो ये हमारी क्या है, इसी को हम क्या कहते हैं, त्रिज्या कहते हैं, है ना? तो पृथ्वी की त्रिज्या यहाँ से यहाँ तक का जो आपका बात करें किलोमीटर की तो 6371 किलोमीटर है। हम केवल कुछ ही किलोमीटर तक खोद पाए हैं, है ना? हम अभी पूरा पृथ्वी के अंदर तक नहीं जग जा पाए हैं, ठीक है? अप्रत्यक्ष सोर्स कौन-कौन से हैं हमारे, ये देख लेते हैं। वे संकेत जो हमें अनुमान लगाने में मदद करते हैं, जैसे तापमान, घनत्व, उल्कापिंड हो गया, गुरुत्वाकर्षण हो गया, भूकंपीय तरंगे हो गई, इनसे हमें क्या है, ये हमारे अप्रत्यक्ष सोर्स हैं, ठीक है? अच्छा, अब यहाँ पर हम देखते हैं एक-एक करके कि जो हमारा है यहाँ पर अच्छा चलो, ये हमारा क्या है यहाँ पर हम पढ़ेंगे अभी आप लोगों का प्रत्यक्ष सोर्स में जो है, हमने आपको ऑलरेडी बता दिया है ना? कि क्या-क्या पाए जाते हैं यहाँ पर। चलो, अब हम लोग यहाँ पे क्या-क्या पढ़ेंगे, तापमान और घनत्व के बारे में पढ़ेंगे कि तापमान और घनत्व जो है, वो हमारा किस तरीके से होता है ना? घनत्व, जब हम पृथ्वी जब हम पृथ्वी की सतह से कोर की ओर जाते हैं, तो डेंसिटी क्या होती है? इंक्रीज़ होती है। ये जब हम पृथ्वी से ये हमारी क्या है? ये पृथ्वी का ऊपरी भाग है, क्या है? पृथ्वी का ऊपरी भाग है ना? और जब हम पृथ्वी से के ऊपरी भाग से अंदर पृथ्वी के अंदर यानी कि कोर तक हम जब जाते हैं, तो हमारी डेंसिटी क्या होती है? हमारी डेंसिटी जो है इंक्रीज़ होती है। क्या होती है? इंक्रीज़ होती है और तापमान में टेम्परेचर में भी क्या होती है? वृद्धि होती है। क्या होती है ना? अच्छा, अब यहाँ पर अगर हम अभी हमने क्या पढ़ा? घनत्व के बारे में पढ़ा। अब हम देख लेते हैं कि हमारा टेम्परेचर क्या है? पृथ्वी की सतह से जो हमारा क्या है? केंद्र की ओर जाने पर ताप वृद्धि की दर कम होती जाती है और पृथ्वी की सतह से कोर की ओर जाने जब जाने पर तापमान में क्या होती है? वृद्धि होती है। जैसे मान लो कि हम यहाँ पर जब हम इधर से आ रहे हैं, पृथ्वी की सतह से कोर की तरफ आ रहे हैं, तो हमारे तापमान में क्या हो रहा है? इंक्रीज़ हो रहा है। लेकिन जब हम यहाँ पर क्या है? यहाँ पर इस तरीके से जाते हैं, तो वो हमारा क्या होगा? ग कम होगा, ठीक है? जैसे-जैसे हम पृथ्वी की केंद्र की ओर बढ़ते हैं, तापमान और घनत्व दोनों में लगातार वृद्धि होती है। यह भारी धातुओं और अत्यधिक दबाव का संकेत देता है कि यानी कि पृथ्वी के अंदर जो है, वहाँ पर क्या है? मतलब विभिन्न प्रकार के क्या हैं? धातु पाए जाते हैं, जो ठोस तरीके से होते हैं, है ना? ये हो गया। अब हम पढ़ेंगे यहाँ पर क्या? यहाँ पर हम भूकंप के बारे में जानते हैं कि भूकंप क्या होता है ना? यहाँ पर थोड़ा-सा हम भूकंप के बारे में जानेंगे कि भूकंप क्या होता है और यहाँ 1 मिनट, है ना? भूकंप क्या है, इसके बारे में जानेंगे। फिर यहाँ पर हम क्या है, जो हमारा उल्कापिंड है, चलो उल्कापिंड भी देख लेते हैं कि उल्कापिंड क्या होता है ना? ये हमारा क्या है, ये बाहरी साक्ष्य है यानी कि उल्कापिंड, गुरुत्वाकर्षण। जैसे उल्कापिंड जो है देखो आपका, ये उसी पदार्थ से बने होते हैं जिससे पृथ्वी बनी है ना? जो हमने बताया था आपका कि आपका पहले क्या था
धूल और गैस का क्या था, नेबुला था। और नेबुला क्या हुआ, पहले ये जो हमारा सूर्य था, सूर्य गर्म हुआ, उससे क्या हुआ, एक ऊर्जा उत्पन्न हुई, है ना, वो अलग हुए और धीरे धीरे वो क्या हुआ, ठंडा हुआ तो पिंड बने। और जब वो क्या हुआ, नेबुला बने, तो वो धीरे धीरे क्या हुआ, उसमें आपका अ, जो है ग्रह में परिवर्तित हुए। बड़े ग्रह जो थे वो क्या बने, वो आपके ग्रह बने, और जो छोटे थे वो उल्का पिंड बने। यही तो मैंने बताया था। तो ये उसी धातु से बना है। इसका अध्ययन कर, करने से हमें पता चलता है कि ग्रहों के केंद्र में भारी धातुएं हो सकती हैं, है ना। यहाँ पर जब हम इसका क्या उल्का पिंड का अध्ययन करते हैं, तब हमें पता चलता है। ठीक है। गुरुत्वाकर्षण बल ध्रुवों पर अधिक होता है, ध्रुवों पर अधिक और भूमध्य रेखा पर कम होता है। यह पृथ्वी के आकार और आंतरिक द्रव्यमान वितरण को दर्शाता है ना। ठीक है। पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र आंतरिक भाग के लोहे और निकिल का एनआई की उपस्थिति सिद्ध करता है। तो ये आपका उल्का पिंड हो गया। अब हम यहाँ पे बात करेंगे भूकंप। किसके बारे में पढ़ेंगे, भूकंप के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, कि भूकंप क्या है, भूकंपीय तरंगे क्या है ना, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर देखो, सबसे पहले आपका क्या है, यहाँ पर भूकंप क्या है, यहाँ पर भूकंप, भूकंप को दो भागों में बांटा गया है। किसमें, एक तो आपका बांटा गया है भू, और दूसरा क्या है, कंप, है ना। भू का मतलब होता है जो भू परपटी, पृथ्वी की ऊपरी सतह। ये जो है, ये क्या है, ये पृथ्वी की ऊपरी सतह है। क्या है, पृथ्वी की ऊपरी सतह है ना। भू का मतलब होता है। कंप का मतलब होता है हलचल या आकस्मित, मतलब कंपन या हलचल कह सकते हैं। यहाँ पर क्या होता है इसका मतलब, इसका मतलब होता है कंपन या हलचल। यानी पृथ्वी के क्या है, यहाँ पर भूपर्पटी में आकस्मिक हलचल या भूकंप क्या कहता है, कहलाता है। यानी कि जो यहाँ पे भूपर्पटी पे क्या होता है, इस पे कोई भी हलचल होती है तो उसे ही क्या कहलाता है, उसे ही भूकंप कहते हैं। ठीक है। अच्छा, भूकंप क्यों आता है, ये बात कर लेते हैं। कि जो है आपका, यहाँ पे बात करें भूकंप क्यों आता है, इसके बारे में देखते हैं। तो ज्वालामुखी उद्गार प्लेटों के टकराने से क्या है, बाढ़ का निर्माण होता है ना। तो इससे क्या होता है, भूकंप जो है ज्वालामुखी उद्गार और प्लेटों के टकराने से होता है ना। उसमें फिर क्या होता है, बाढ़ का निर्माण होता है। अब चलिए यहाँ पे देख लेते हैं। हम पृथ्वी को काट कर नहीं देख सकते, लेकिन भूकंपीय तरंगे हमारे लिए एक्स रे का काम करती हैं। ये तरंगे किस माध्यम, ठोस या द्रव से गुजर रही हैं, इसके आधार पर अपनी गति और दिशा बदलती हैं। ठीक है। अब यहाँ पर हम पढ़ेंगे क्या है, भूकंप किस तरीके से आती हैं, हम इसके बारे में कवर करेंगे, है ना। जैसे ये मान लो कि ये हमारी पृथ्वी है, ये हमारी, मान के लो ये हमारी पृथ्वी है ना। पृथ्वी के आंतरिक भाग में जहां सबसे पहले भूकंपीय ऊर्जा मुक्त होती है, उसे फोर्स मूल या फिर हाइपोसेंटर अवकेंद्र कहते हैं। ठीक है। यानी कि ये आपका यहाँ पर जो है, ये वाले पार्ट में जो है क्या है आपकी भूकंपीय तरंगे, जो भूकंपीय तरंगे या उनकी जो ऊर्जा होती है, भूकंपीय ऊर्जा, वो क्या होती है, यहाँ पर मुक्त हो जाती है ना, यहाँ तक नहीं पहुंच पाती है। तो इस फोर्स, इस सेंटर, इस जगह को क्या कहते हैं, यहाँ पर मूल फोर्स कहते हैं, या फिर हाइपो सेंटर कहते हैं। ठीक है, उद्गम केंद्र कहते हैं। ठीक है। अच्छा, जहां पर सर्वप्रथम भूकंप का आभास होता है, उसे क्या कहते हैं,
अभिकेंद्र कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे अभिकेंद्र कहते हैं, है ना? यहाँ पर अब देखो सबसे पहले कहाँ पर, यहाँ पर भूकंप का क्या होता है, हमें फील होता है, उसे क्या कहते हैं? अभिकेंद्र कहते हैं। भूकंपीय तरंगों को दो प्रकार की होती हैं। जो भूकंपीय तरंगे हैं, ये कितने प्रकार की होती हैं? यहाँ पे लिखते चलते हैं आप लोगों को। भूकंपीय तरंगे कितने? दो प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? एक आपकी प्राथमिक होती है और दूसरी आपकी कौन सी होती है? द्वितीय होती है। क्या होती है? द्वितीय तरंगे होती हैं। ठीक है, यहाँ पर ये क्या होती हैं? द्वितीय तरंगे होती हैं। ठीक है, अच्छा ठीक। अब हम क्या पढ़ेंगे? प्राथमिक तरंगों को पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे यहाँ पर? यहाँ पे देखिए, यहाँ पर हम पढ़ेंगे किसको? प्राइमरी वे है, इसको हम पी से क्या करते हैं? मेजर करते हैं, मतलब पी को हम क्या करते हैं? डिफाइन करते हैं, है ना, प्राथमिक तरंगों को। तो अब हम पी तरंगों को पढ़ेंगे कि इनका क्या है। पी तरंगे, ये तरंगे जो है किसके, जो है आपका, चलिए देखते हैं पी तरंगों के बारे में। ये जो तरंगे हैं, ये ठोस, द्रव्य और गैस तीनों से क्या होती हैं? बनी होती हैं। और ये जो है सबसे तेज इनकी स्पीड होती है। अगर ध्वनि की यहाँ पे बात करें तो अनुदैर्घ्य तरंगे, है ना, लॉन्गिट्यूडनल यानी कि जो है ये किस दिशा में जो बाती हैं, इस तरीके से, है ना, इस तरीके से आपका क्या करती हैं? एक सेकंड रुक जाइए। हाँ, चलो, ये जो है ये तरंगे अपनी किस दिशा में होती हैं? अनुदैर्घ्य तरंगे, जैसे मैंने बताया आपका, यहाँ पर समानांतर गति करती हैं और ये तरंगे अनुदैर्घ्य होती हैं, इस तरीके से ये चलती हैं। ठीक है, और इनकी जो स्पीड होती है वो क्या होती है? 11 किलोमीटर पर सेकंड होती है इनकी स्पीड। ठीक है, चलो अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर एस तरंगे, यानी कि हमारी द्वितीय तरंगे, जो हमारी द्वितीय सेकेंडरी वेव है उसके बारे में हम पढ़ते हैं। एस तरंगे हमारी कैसे चलती हैं? तो एस तरंगे जो है कण की दिशा के लंबवत गति करती हैं, है ना। ये इनका वेग दृढ़ता के अनुपात में होता है। जो इनका वेग होता है वो किसका? दृढ़ता के अनुपात में होता है। इसे क्या अनुप्रस्थ तरंगे भी कहा जाता है। और ये प्रकाश तरंगों के समान होती हैं, लाइट होती हैं, है ना। और ये जो है इनकी गति जो होती है वो धीमी होती है, 5.5 होती है। और महत्वपूर्ण सीमा है, ये केवल ठोस माध्यम में चल सकती हैं, द्रव्य में लुप्त हो जाती हैं। ये जो तरंगे हैं ये क्या होती हैं? द्रव्य में लुप्त हो जाती हैं। ठीक है, और जो वो थी चलो अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर नेक्स्ट की। अच्छा, यहाँ पर जो है अगर हम बात कर लें तो यहाँ पर सिस्मोग्राफ से प्राप्त आंकड़ों में से यह जानकारी प्राप्त होती है कि पृथ्वी का आंतरिक भाग समान नहीं है। यहाँ पर अगर हम बात कर लेते हैं तो ये आपका क्या है? तरंगे, जैसे यहाँ पे ये देखो, ये जो आपकी तरंगे हैं इस तरीके से तरंगे आपकी चलती हैं। ठीक है, इस तरीके से। तो ये जो कोर वाला पार्ट है यहाँ पर क्या है? यहाँ पर आकर तो लुप्त हो जा रही है, शून्य हो जा रही है। यहाँ पर कोई फोर्स नहीं लगता है, ये
यहाँ तक नहीं पहुंच पाती हैं। ठीक है, ये जो तरंगे हैं इस तरीके से आपकी आकर टकरा जाती हैं और ये यहाँ से इस तरीके से निकलती हैं। ठीक है, रिफ्लेक्शन में अगर बात करें तो ये इनका जो व्यवहार है, इनका अपवर्तन है, इस तरीके से करती हैं। जैसे-जैसे गहराई बढ़ती जाती है, घनत्व बदलता है और घनत्व में परिवर्तन के कारण तरंगे जो हैं, वो क्या करती हैं, सीधी रेखा में नहीं चलती हैं, बल्कि मुड़ जाती हैं। क्योंकि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर इनका जो है घनत्व क्या है, बदल रहा है और यहाँ पर इनकी जो है आपका ये सीधी रेखा में नहीं चल पाती हैं और ये धीरे-धीरे क्या होती हैं, ये अपना जो अपनी दिशा है वो चेंज करती रहती हैं, परिवर्तित होती रहती हैं, है ना? यह हमें बताता है कि पृथ्वी के अंदर क्या है, पृथ्वी के अंदर जो है वो सामान नहीं है। यहाँ पर पृथ्वी के अंदर कोई भी चीज़, यहाँ पर कुछ जगह पर लिक्विड है, कुछ जगह पर यहाँ पर ठोस है ना? इस तरीके से पृथ्वी के अंदर चीज़ें पाई जाती हैं। ठीक है? तो ये बात आप लोगों को समझ में आई होगी, है ना? ओके, चलो अब हम देखते हैं यहाँ पर रासायनिक वर्गीकरण। चलो, ये हो गया। अच्छा, यह बताता है कि सतह से लेकर कोर की ओर जाने पर घनत्व क्या करता है, घनत्व जो है बढ़ता है। यानी कि ये सतह से लेकर अगर आप कोर की तरफ आ रहे हैं, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, जो आपका डेंसिटी है, वो क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। डेंसिटी क्या कर रही है, इंक्रीज हो रही है ना? और जो हमारा आउटर कोर है वो क्या है, द्रव्य अवस्था में है ना? वो तो ठोस है, द्रव्य में है, ठीक है। अब उल्का और पिंड और उल्का पिंड एंड गुरुत्वाकर्षण, इसके बारे में थोड़ा सा देख लें। यह भी पृथ्वी के आंतरिक भाग को जानने के लिए अप्रत्यक्ष स्रोत हैं, ठीक है। पृथ्वी की आंतरिक परतें, ये हमने ऑलरेडी जो है पिछले वीडियो में कवर किया हुआ है, तो आप लोग वहां से देख लीजिएगा, फिर भी मैं आप लोगों को यहाँ पर बता दे रही हूँ, है ना? चलो इसको पढ़ लेते हैं हम लोग। यहाँ पर देखो, पृथ्वी को किसने दो भागों में बांटा गया है, एक आपका रासायनिक और एक आपका क्या है, यांत्रिक, यानी कि जो भौतिक में बांटा गया है, ठीक है। रासायनिक परत क्या है और यांत्रिक परत क्या है। रासायनिक, पृथ्वी का रासायनिक परत वर्गीकरण ये है, तो इसको तीन भागों में बांटा गया है। एक किया गया है, एक आपका क्रस्ट में बांटा गया है, मेंटल में और कोर में, ठीक है, ये बांटा गया है। जो क्रस्ट हमारा है वो क्या है, भूपर्पटी, यानी कि पृथ्वी की सतह पर यहाँ पर 35 किलोमीटर तक का क्या है हमारा, यहाँ पर जो है हमारा क्रस्ट कहलाता है, ठीक है। और यहाँ पे 35 से क्या है 2900 किलोमीटर तक की अगर हम बात करें, तो हमारा क्या कहलाता है, मेंटल कहलाता है। और 2900 से यहाँ पर 2900 से अगर हम यहाँ पर 6371 किलोमीटर की बात करें, तो ये हमारा क्या कहलाता है, कोर कहलाता है, ठीक है। अगर हम इसकी रासायनिक नाम की बात करें, तो सिल्का और एल्युमिनियम, सिल्का का सी आई मतलब सी ले लेते हैं और एल्युमिनियम का एल और आई, तो यहाँ पर क्या होता है, सियाल, हम इसको जो है सियाल से भी क्या करते हैं, मेजर करते हैं, इसे बोलते हैं सियाल को, ठीक है। और यहाँ पर अगर हम मेंटल की बात करें, तो मेंटल जो है इसका सिल्का का सी और मैग्नीशियम का Ma, ये लेते हैं और इसको हम क्या बोलते हैं, इसका रासायनिक नाम होता है सीमा, क्या कहते हैं, सीमा, ठीक है। इसी तरीके से कोर का हम बात कर ले, तो कोर में जो पाया जाता है निकिल और लोहा, ये पाया जाता है। यहाँ पर सिल्का और एल्युमिनियम, ठीक है। तो कोर की अगर हम बात कर ले, तो निकिल का नी और यहाँ पर लोहे का जो है Fe, यहाँ पर पाया जाता है आई, यहाँ तो हम इसका क्या ले लेंगे, निफे, इसको क्या कहते हैं, निफे कहते हैं, ठीक है। चलो अब यहाँ पे हम बात करते हैं
भूपर्पटी क्रस्ट, इसको हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ रखा है दूसरे उसमें वीडियो में, तो हम इसको जल्दी-जल्दी फटाफट इसको जस्ट मतलब एक बार रिवीजन करवा दे रहे हैं, है ना? देखो हमारा क्रस्ट क्या है, क्रस्ट को भी हमने क्या किया है 2 भागों में बाँटा है। क्या क्रस्ट को भी क्या किया है 2 भागों में बाँटा है। एक आपका ऊपरी क्रस्ट है और एक आपकी क्या है निचली क्रस्ट है। क्या है? निचली क्रस्ट है। ठीक है? अच्छा, ये हो गया आपका, ठीक है? जैसे आपका यहाँ पर अगर हम बात करें तो आपका जो है एक आपका क्या है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट हो गया और एक आपका जो है ओशियोनिक क्रस्ट हो गया, ठीक है? अच्छा, यहाँ पर इसको हम लोग कैसे करते हैं मेजर, यहाँ पे सियाल परत, ठीक है? सियाल परत क्या है, सिलिका और एल्युमिनियम की अधिकता यहाँ पर होती है, इसलिए इसको सियाल कहते हैं, ठीक है? विविधता की बात कर लें तो जैसे पर्वतों के नीचे मोटाई अधिक होती है और महासागरों के नीचे कम होती है। जैसे ये जो आपका कॉन्टिनेंटल की बात करें तो इसमें जो है आपकी अगर हम बात करें कि आपके उसकी डेंसिटी की बात करें, है ना? तो यहाँ पर क्या है इसकी जो मोटाई होती है, वो क्या होती है, वो आपका ज़्यादा होती है और इसमें जो बात करें यहाँ पर कि ओशियन की यानी कि महासागरों की सागरी की, तो यहाँ पर इसकी क्या होती है डेंसिटी कम होती है, ठीक है? इसकी मोटाई क्या होती है कम होती है और कॉन्टिनेंटल में जिस मोटाई जो है वो क्या होती है ज़्यादा होती है। आयतन की बात करें तो पृथ्वी का केवल 1% जो है ये आयतन होता है, ठीक है? द्रव्यमान की बात करें तो ये पूरे पृथ्वी का है, क्रस्ट की बात कर रही हूँ, ठीक है? इनका इनका अलग है। तो पृथ्वी का केवल क्या है 0.5% है, ठीक? पृथ्वी का भौगोलिक यांत्रिक वर्गीकरण यानी अब यहाँ पर हम क्या करेंगे फिजिकल मैकेनिकल क्लासिफिकेशन कर लेते हैं, है ना? जैसे आपका यहाँ पर लिथोस्फीयर हो गया, एटमॉस्फेयर हो गया, मेसोस्फीयर हो गया, आउटर कोर हो गया, इनर कोर हो गया, है ना? तो जो लिथोस्फीयर है यानी कि स्थल मंडल है उसे क्या कहते हैं सॉलिड, है ना? ठोस कहते हैं कि यहाँ पर होता है और जो आपका दुर्बलता मंडल है यानी कि एस्थेनोस्फीयर है, यहाँ पर क्या है अर्ध ठोस और सॉलिड यहाँ पर होते हैं कि जो मतलब क्या है कि यहाँ पर सॉलिड और मतलब यहाँ पे जो है ठोस और लिक्विड दोनों तरीके से पाए जाते हैं, ठीक है? मेसोस्फीयर में यहाँ पर क्या है आपका सॉलिड यानी कि ठोस द्रव्यमान पाए जाते हैं। आउटर कोर जो है ये लिक्विड पूरा होता है, यहाँ पर ये लिक्विड पाए जाते हैं यहाँ पर आउटर कोर में और जो इनर कोर है यहाँ पर ये क्या है ये ठोस पाया जाता है, ठीक है? यहाँ पर ये ठोस द्रव्य है, ठीक है? ये इसका वर्गीकरण हो गया। अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं इस स्थल मंडल यानी कि लिथोस्फीयर को पूरा अगर डिफाइन करें तो इस तरीके से यहाँ पर क्या है स्थल मंडल आपका पाया जाता है, ठीक है? अच्छा, एक सेकंड। चलो लिथोस्फीयर में देखो द्रव्य और एवं कठोर चट्टानों से ये क्या होता है, ये पूरा जो है लिथोस्फीयर ये बना होता है, द्रव्य और कठोर चट्टानों से बना होता है ना? यहाँ पर अच्छा इसमें क्या होता है मैग्मा का और जो आपका ये क्या स्थल मंडल है, जो दुर्बलता मंडल होता है यानी कि स्थैनोस्फीयर यहाँ पर क्या है मैग्मा का सोर्स होता है। ये देखो ये यहाँ पर जो है ये चट्टानें क्या होती हैं पिघलती हैं और जब ये पिघलती हैं तो ये क्या होती है मैग्मा में क्या होती हैं परिवर्तित होती हैं और जब ये होती है ना तो ये इसमें उथल आती है और इस तरीके से ये क्या होती है ऊपर उठने की कोशिश करती हैं, ठीक है? और यही क्या होता है प्लेट टेक्टोनिस यानी कि ज्वालामुखी का क्या होता है कारण होता है। समझ में आ गया? चलो अब यहाँ पे हम क्या है कोर का जो हमारा कोर है उसका हम देख लेते हैं, है ना? यहाँ पर एस तरंगे हैं 2900 किलोमीटर की गहराई पर लुप्त हो जाती हैं क्योंकि वे द्रव्य में नहीं चल सकती हैं। यह सिद्ध करता है कि बाहरी कोर जो है आपका तरल अवस्था में है।
ये क्या होती हैं, यहाँ पर द्रव्य में नहीं चलती हैं, यहाँ पर लुप्त हो जाती है। और जो पी तरंगे है वो द्रव्य में भी आपका चलती हैं। ठीक है। आंतरिक कोण ठोस क्यों है? अत्यधिक दबाव के कारण तापमान अधिक होने के बावजूद आंतरिक कोण ठोस बना रहता है। ठीक है। यहाँ पर अब पूर्ण आंतरिक मॉडल क्या है? अब यहाँ पे देख लो आपका पूर्ण आंतरिक मॉडल क्या है। ये देखो पूरी तरीके से यहाँ पर ये आपका क्या है, क्रस्ट है, भूपर्पटी है, जहाँ पर क्या है, जहाँ पे हम लोग रहते हैं। ठीक है। इससे थोड़ा सा और अंदर अगर हम जाते हैं, यहाँ पे अगर बात करें तो 0 से 100 किलोमीटर तक क्या है, स्थल मंडल है। 0 से 100 किलोमीटर तक क्या है, स्थल मंडल है। और इसके अगर हम जहाँ जब हम 100 से नीचे आते हैं 400 किलोमीटर तक, तो यहाँ पर क्या है, लिथोस्फीयर है, यानी कि स्थल मंडल है ना। हाँ, हमारी भूपर्पटी हो गई। और जब 0 से 100 पे आते हैं तो ये हमारा लिथोस्फीयर हो गया, है ना। अब इसके बाद क्या है, यहाँ पर 100 से 400 किलोमीटर तक के अंदर जब हम आते हैं तो हमारा क्या होता है, दुर्मलता मंडल आ जाता है। ठीक है। और जब हम 400 से और अंदर की तरफ आते हैं, है ना, तो वो हमारा क्या कहलाता है, वो हमारा कहलाता है यहाँ पर मध्य मंडल। ठीक है। और जब हम मध्य मंडल से और आउटर कोर की तरफ आते हैं, यानी कि 5150 किलोमीटर आते हैं, तो हमारा आउटर कोर कहलाता है। यानी कि ये क्या होता है, ये हमारा लिक्विड होता है। ठीक है। तरल अवस्था होती है यहाँ पर। और यहाँ पे जब हम क्या 5150 किलोमीटर से और अंदर की तरफ आते हैं, 6371 किलोमीटर, तो ये हमारा क्या होता है, सेंट्रल होता है, यानी कि कोर, यानी कि केंद्र, आंतरिक कोर होता है ना। ये जो है आपका ठोस होता है। अच्छा, यह संरचना क्यों महत्वपूर्ण है, इसके बारे में भी जानना जरूरी। चुंबकीय क्षेत्र, यानी कि बाहरी कोर का तरल लोहा पृथ्वी को क्या है, हानिकारक और विकिरण से बचाता है। ज्वालामुखी और भूकंप क्या है, एस्थेनोस्फेयर में हलचल सतह पर महाद्वीपों का क्या है, महाद्वीपों को क्या कहता है, खिसकाता है। गतिशीलता ग्रह जो है, यानी कि आपका डायनामिक प्लेनेट है। पृथ्वी केवल एक पत्थर नहीं है, बल्कि यह जीवित और गतिशील प्रणाली है। तो ये आपका रहा पूरा जो है पृथ्वी की आंतरिक संरचना। इसको जो मैंने है, इसको दो भागों में इसीलिए मैंने दिया है ताकि आप लोग पूरे अच्छे तरीके से समझ लें। इसके बाद जो हम पढ़ेंगे यहाँ पर, इसके बाद जो हम पढ़ेंगे रॉक्स के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि सैल या चट्टान के बारे में पढ़ेंगे। रहता है, कोई क्वेरीज होती है तो प्लीज मुझे क्लियर कर सकूं। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर। और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दें एंड शेयर जरूर कर दें अपने दोस्तों के साथ। चलिए आज के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर।